हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मेगजोन पर। प्रीवियस लेसन तक हम लोगों ने अपने जितने भी थ्योरी पोर्शन था मटेरियल साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर पे था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स को और लगभग 4 से 5 मॉड्यूल्स में हम लोग यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को। उसके बाद हम करेंगे आरएस खुरमी के सारे क्वेश्चंस को जो कि हमारे पर्टिकुलर टॉपिक में से दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग लगाएंगे जीकेपी पब्लिकेशंस की बुक को, ठीक है। और ये मोर देन इनफ होगा। आरके जैन को हम लोग टच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैं सॉल्व करके देख रहा था, तो उतना टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो जितना इफेक्टिवली हम लोग चीज़ों को कवर कर सकते हैं हम लोग यहीं पर कवर करेंगे। ऑलराइट, तो ये मोर देन इनफ होगा। 3 हो जाएंगे आपके, एक एसएससी जेईई, एक आरएस खुरमी और एक जीकेपी पब्लिकेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि और लोग भी लाइव आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको थ्योरी भी मैं समझाता जाऊँगा बीच बीच में, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। तो एट मैक्स हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सेशन 40 से 45 मिनट्स का होने वाला है। ऑलराइट, तो आई होप कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर कर रहे होंगे गाइज। इसको शेयर करते रहिए और लोगों के साथ, बिकॉज यहाँ पर मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली मैकेनिकल वालों के लिए, एक क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिले जहाँ से आपकी आरआरबी जेईई 2019 की बहुत इफेक्टिव तैयारी हो सके। तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी करते रहिए। 10 मार्च से हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि ऐप बेस्ड होगा, एंड्रॉयड ऐप पे चलेगा वो, और आप लोगों से बहुत चीप रेट्स में हमारे चैनल के थ्रू पा सकते हो। और हम लोग उसका एक डेमो भी दिखाएंगे आप लोगों को। टेस्ट बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, बहुत एनालिसिस करके हम लोग ने क्वेश्चंस अब बना रहे हैं। ऑलराइट, तो आई डेफिनेटली होप यू विल टर्न आउट फॉर दैट और आप लोग को वो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखिए यहाँ पर जो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस चैप्टर से एमसीक्यूज नहीं पूछे गए थे मटेरियल साइंस में, ठीक है। मटेरियल साइंस में मेनली पूछा गया है आयरन कार्बन डायग्राम से पूछा गया है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, मेनली इन चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड है वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। The strain energy stored in a body due to external loading within the elastic limit, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर तक बॉडी में कितनी स्ट्रेन एनर्जी हमारी स्टोर्ड हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट एनर्जी कॉल्ड एज। ऑलराइट, सो द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। देखिए क्या होगा, अगर आपने किसी बॉडी पर लोड लगाया P और उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ मान लीजिए डेल्टा, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू P इंटू डेल्टा। ऑलराइट, दिस इज हाफ इंटू P इंटू डेल्टा। और इसी को हम लोग कह देते हैं, अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात करें, इफ दिस बॉडी इज स्टोरिंग दैट एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट देन इट इज कॉल्ड एज रेजिलियंस, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग रेजिलियंस, ठीक है। तो रेजिलियंस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा विद इन द इलास्टिक लिमिट। इट इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, रेजिलियंस। डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी मेनली हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल्स में एक फिनोमेना है जिससे कि हम लोग उन्हें लॉन्गिट्यूडनली ड्रॉ कर सकते हैं, उसका लेंथ काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और डायमीटर को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रेजिलियंस, ठीक है। ऑप्शन डी रेजिलियंस इज करेक्ट हियर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चंस पूछे गए इस मतलब सेक्शन में से प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो रेजिलियंस मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इलास्टिक रीजन, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक ही ऐसा होगा। तो एरिया ऑफ द लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ये एक्चुअली क्या है, ये लोड है, डिफॉर्मेशन है। तो रेजिलियंस इज ऑल्सो द एरिया अंडर द लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। ये हो गया रेजिलियंस। फिर प्रूफ रेजिलियंस एक होता है। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल विद इन द इलास्टिक रीजन। विद इन द इलास्टिक रीजन कितनी मैक्सिमम एनर्जी हमारा मटेरियल स्टोर कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस, तो जब भी मैक्सिमम की बात होगी तो हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, प्रूफ रेजिलियंस इन अ मेंबर इज स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी। स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी ऑप्शन देखिए, पर यूनिट वॉल्यूम, इन द होल वॉल्यूम,
पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ। तो यहां से जो हमारी प्रूफ रेजिलियंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दैट इज इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द मटेरियल। मतलब यहां पर पूरे के पूरे मटेरियल की बात की जा रही है, पूरे के पूरे वॉल्यूम की बात की जा रही है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर हम लोग बात नहीं करते। तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और यही प्रूफ रेजिलियंस अपॉन जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। दिस इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। तो यहां पर आंसर हो गया डी, यहां पर आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल इज कंसिडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। अब इसका आंसर आप लोग बताएं। रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल इज कंसिडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट हीट ट्रीटमेंट, फटीग, क्रीप या फिर शॉक लोडिंग। इसका आंसर बताएं दोस्तों। रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल कंसिडर कब करेंगे? जब उस पर फ्रीक्वेंटली हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं, फटीग होता है, क्रीप होता है या फिर शॉक लोडिंग होती है। ये एसएससी जेईई 2010 में पूछा गया। दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से कि क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए यहां पर जो हमारा थर्ड का सही आंसर है दैट इज द शॉक लोडिंग, ठीक है। इज कंसिडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। शॉक का मतलब होता है सडन लोडिंग होती है, ठीक है। शॉक इज सडन लोडिंग, अचानक से एकदम फोर्स लगा सकते हैं। ये जो अचानक से फोर्स लगाएंगे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये प्री डिटरमाइंड नहीं होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया मेरा? डी। नेक्स्ट देखें, द एबिलिटी ऑफ अ टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक और इंपैक्ट फोर्सेज इज नोन एज। तो यहां पर टूल मटेरियल की एबिलिटी को पूछा जा रहा है। द एबिलिटी ऑफ द टूल मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक, शॉक को झेल सके, रेजिस्ट कर सके, और इंपैक्ट फोर्सेज। इंपैक्ट मतलब क्या होते हैं? फोर्सेज विच आर अप्लाइड ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फोर्सेज अप्लाइड ड्यूरिंग a short span of time, during a short span of time, ठीक है। तो यहां से बताएं फोर्थ का आंसर क्या होगा? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट शॉक और इंपैक्ट फोर्सेज नोन एज वियर रेजिस्टेंस। देखिए वियर की जब भी बात करेंगे ये आपका सरफेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। सरफेस पे वियरिंग टीयरिंग होती है, हालांकि अंदर भी वियरिंग टीयरिंग होती है, लेकिन वियरिंग टीयरिंग यहां से ये सही आंसर नहीं होगा। रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस का मतलब क्या है? जब टेम्परेचर रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, जब इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि वो हमारा रेड हॉट हो जाएगा, उसके कारण जो हार्डनेस आएगी दैट इज कॉल्ड एज द रेड हार्डनेस। तो ये भी सही नहीं। फिर आती है बात बी और डी में। तो आंसर बताएं दोस्तों यहां से क्या आपको लग रहा है? बी होगा या डी होगा? तो फोर्थ का आंसर क्या होने वाला है? देखिए यहां अगर मशीनेबिलिटी की बात करते हैं तो मशीनेबिलिटी इज द एबिलिटी टू गेट इजीली मशीन, कितना आसानी से वो मशीन्ड हो जा रहा है उसे कहते हैं हम लोग मशीनेबिलिटी। तो ये सही नहीं बैठ रहा है। यहां से सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। यहां से सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। सबसे पहला शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है? टाउ, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई इसका तो डायमेंशन होने वाला है, ठीक है, इसका तो डायमेंशन है। नेक्स्ट है हमारा के, दैट इज द बल्क मॉडुलस, ठीक है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए पॉइजन्स रेशियो, शेयर मॉडुलस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा? डायमेंशन लेस। मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया कि इसका डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पे, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। देखिए जितने भी मॉडुलस होते हैं, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे वो शेयर मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, सबकी यूनिट क्या होती है? मेगा पास्कल या पास्कल, ठीक है। तो यहां से ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, शेयर स्ट्रेस भी कट गया। क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इज लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है मेरा? पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। ये होता है मेरा पॉइजन्स रेशियो। देखिए मैं खुद नहीं चाह रहा हूं कि इस तरीके से क्लास लूं, लेकिन अभी सेटअप बस ऑलमोस्ट तैयार है। बोर्ड जिस दिन मेरा टंग जाएगा, बोर्ड एक्चुअली रखा हुआ है प्रोजेक्टर की वजह से, और यहाँ कुंभ की वजह से हमारे यहाँ बहुत ट्रैफिक है तो लोग आ नहीं पा रहे हैं, कारीगर जो है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों तक लग जाएगा, तो उसके बाद से आपको क्लासेस बोर्ड पर ही चलेंगी,
ठीक है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा आप लोग बेयर और कर लीजिए, इतने दिन इंतजार किया है तो। अब जो भी टेक्निकल नया टॉपिक शुरू होगा वो बोर्ड पे ही शुरू होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा प्रॉब्लम्स वाले जहां तक इस तरीके से हैं हम लोग ऐसे ही पढ़ ले, लेकिन उसके बाद से जो थ्योरी स्टार्ट होगी वो हम लोग बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ। तो परसेंटेज इलोंगेशन किस में होगा? मेनली आपके इलोंगेशन होगा लेंथ में, मेनली इलोंगेशन होगा आपकी लेंथ में। तो अगर हम लोग पहली बात तो बात करें कि टेंसाइल टेस्ट हमने कैसे मटेरियल्स के लिए करते हैं, ये हम करेंगे डक्टाइल मटेरियल्स के केस में, ठीक है। पहली बात तो डक्टाइल मटेरियल्स के केस में करेंगे, मलिएबल मटेरियल्स के केस में ब्रिटल और मलिएबल के लिए यूज नहीं करेंगे। तो यहां से देखिए परसेंटेज इलोंगेशन जो मेनली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में करते थे, सोम में हमने एक्सपेरिमेंट किया था यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, उसमें परसेंटेज इलोंगेशन इन लेंथ हमने देखा और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया देखा था। तो वो मेनली देखा था माइल्ड स्टील स्पेसिमेन के लिए। और माइल्ड स्टील कैसा एलिमेंट मटेरियल होता है? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है? यील्डिंग होती है पहले, उसके बाद वो फेल करते हैं। यील्डिंग का मतलब है दे विल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट दे विल फेल। तो यहां से ऑप्शंस बताएं सही क्या होगा दोस्तों? क्रीप, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी। देखिए क्रीप तो नहीं हो सकता आंसर, परसेंटेज इलोंगेशन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू क्रीप। मैलिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैलिएबिलिटी वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर टर्म आ गया तो मैं पढ़ा देता हूँ। मैलिएबिलिटी मेनली मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे हम लोग सुपरफिशियली एक्सपैंड कर सकते हैं। मटेरियल कैन बी एक्सपैंडेड, material can be expanded superficially, ठीक है। सुपरफिशियली मतलब पूरा एरिया, ये हमारा एरिया एक्सपेंशन इसको बोल देंगे, एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब एरिया उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, या और सिंप्लीफाइड भाषा में कहें बीटन इनटू शीट्स, उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। बीटन इनटू शीट्स, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोग मटेरियल्स की या मेटल्स को उनकी शीट्स बना सकते हैं, बीट कर सकते हैं, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेनली ये एक्स वाई और जेड की बात नहीं करेंगे, जैसे एक्स वाई प्लेन में पूरा उसका एरिया हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, शीट बना देंगे, ये होती है हमारी मैलिएबिलिटी। तो यहाँ इलोंगेशन लेंथ से तो मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा एरिया बढ़ाया जाएगा। फिर बात आती है इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी भी मैंने पढ़ाया था। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज द टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। फोर्स को हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पे वापस आ जाएगा। तो ये भी सही आंसर नहीं, तो सही आंसर क्या है मेरा? सी। सिक्स्थ का आंसर है सी, दैट इज डक्टिलिटी। अब डक्टाइल मटेरियल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आंसर हो गया डक्टिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पॉइजन्स रेशियो इज यूज्ड इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या बोथ 2 and 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। तो पॉइजन्स रेशियो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। देखिए जब भी हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है तो वो क्या करेगा? एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा, दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने एक लोड लगाया P, तो ये क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में इसका एक्सटेंशन होगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद अ माइनस साइन। माइनस साइन सिंपली इंडिकेट्स दैट इफ वन ऑफ द डायमेंशंस इज गेटिंग इंक्रीज्ड, द परपेंडिकुलर डायरेक्शन डायमेंशन विल बी डिक्रीज्ड। राइट, तो पॉइजन्स रेशियो जो है हमारा 1 डायमेंशनल के लिए नॉर्मली नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लेते हैं। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 2D के लिए तो ले ही लेते हैं x और y, और 3D के लिए भी ले लेते हैं x, y, z। तो 2D भी सही है, 3D भी सही है, तो सही आंसर क्या हो गया? बोथ 2 and 3 डायमेंशनल बॉडी। ऑलराइट, ये हो गया। अब यहां से देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को रिलेशन पूछा गया है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 9Kg अपॉन 3K प्लस G,
ठीक है। यहाँ G क्या है, shear modulus, K क्या है, bulk modulus, E क्या है, Young's modulus। म्यू को हम लोग 1/mb लिख सकते हैं। म्यू क्या लिख सकते हैं, 1/mb लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट जो हमारा होगा C, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग G लेते हैं, इन्होंने C ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो 10th का देखें करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, तो इसका जो आंसर है, SSC JEE ने थोड़ा कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चन पूछा था 2008 में। तो यहाँ अगर आप देखें E = 2G 1 + म्यू, तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं दिखेगा, या E = 3K 1 - 2 म्यू, वो भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, अपना 1/m को क्या लिख देता हूं, म्यू। तो यहां से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन में हम लोग खुद से करेक्शन नहीं कर सकते, जो दिया हुआ है हम लोग को उसी से करना पड़ेगा। सो दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग एज अ बोनस टू एवरीवन। इस क्वेश्चन में सब लोगों को क्या मिलेगा, बोनस नंबर मिलेगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुक्स लॉ होल्ड्स अप गुड अप टू। हुक्स लॉ आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू डैश, ठीक है, अप टू डैश। डैश ही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 11th क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों जल्दी से कमेंट करके। पहला है यील्ड पॉइंट, दूसरा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तीसरा है ब्रेकिंग पॉइंट, चौथा है इलास्टिक लिमिट। क्वेश्चन नंबर 11th बताएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसके बाद वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो लॉ है इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली अप टू दी प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली अप टू दी प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हमारा ये वैलिड है। और कब मैंने आपको बताया था कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दी इलास्टिक लिमिट, लेकिन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन बी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर सही। अगला देखें, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इन केस ऑफ कास्ट आयरन। ऑप्शन पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कास्ट आयरन में परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया व्हेन सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो इसमें कितना परसेंटेज रिडक्शन होगा। सबसे पहली बात, कास्ट आयरन आपका कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, बस यही सबसे बड़ा इसमें नोट पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें और मुझे आंसर बताएं कि आंसर क्या होगा। यहां से A 0%, B 10%, C 20%, 25%। कास्ट आयरन के लिए दिया हुआ है, कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल के केस में पूछ रहे हैं परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। बताएं दोस्तों क्या होगा यहां पर आंसर, परसेंटेज रिडक्शन इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। देखिए सही आंसर क्या होगा यहाँ। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं 25%, तो ये गलत है, 10% गलत है, 20% गलत है, 0% सही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल पे जैसे ही आप टेंसाइल लोड लगाएंगे वो फेल कर जाएगा विदाउट यील्डिंग। फेलियर अकर्स विदाउट यील्डिंग, फेलियर अकर्स विदाउट यील्डिंग। यील्डिंग के बिना क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा यहाँ पर। और फेलियर हो जाएगा तो उसमें कहाँ बात का रिडक्शन एरिया, कुछ रिडक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां से सही आंसर क्या है हमारा, 0%। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज 0%। नेक्स्ट देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 14। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी टेंड टू इलोंगेट इट, द स्ट्रेसेस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज। क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, अप्लाइड टू अ बॉडी टेंड टू इलोंगेट इट, द स्ट्रेसेस सो प्रोड्यूस्ड इज। कैसी स्ट्रेसेस होंगी यहां पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14। तो बताएं, वर्ड्स को पकड़ें। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स अगर आप पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। यहां पर कीवर्ड है इलोंगेट। चलिए अब बताएं यहां पर कीवर्ड क्या है मेरा, इलोंगेट है। तो इलोंगेट से आप आंसर निकालें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेस, ट्रांसवर्स स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेसेस, ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो दोस्तों लाइव सेशन चल रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मैं यहीं पे सॉल्व करा दूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाद में प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए बताएं सही आंसर क्या होगा 14 का, जल्दी से बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा।
देखिए जितने लोग सोच रहे हैं ए, वो तो बिल्कुल ही गलत है, ए तो एकदम ही एब्सर्ड सा ऑप्शन है। जितने लोग सोच रहे हैं डी, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी एब्सर्ड सा ऑप्शन है। अब बात आती है ट्रांसवर्स स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेस की। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं तो एक तरीके का हम टॉर्क लगा रहे हैं क्या, या टॉर्शन लगा रहे हैं क्या। तो टॉर्शन की वजह से क्या होता है, शियर स्ट्रेसेस आएंगी, मतलब एक तरीके से कहें तो ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस आएंगी। कुछ लोग सोच सकते हैं ये, लेकिन क्वेश्चन में अगर बाद में देखें कह रहा है इलोंगेटेड, तो इलोंगेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर लेंथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। लेंथ इंक्रीज हो रही है तो कैसी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस। यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो दोस्तों आई होप कि आज वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही होगी और ऑडियो क्वालिटी ठीक आ रही होगी। तो एक बार थम्स अप का साइन दिखा दें सब लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जिंदा हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हमारा जी होता है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके का हमारा हुक्स लॉ ही है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन और टाउ इज इक्वल्स टू जी टाइम्स गामा। तो टाउ अपॉन गामा इज इक्वल्स टू जी। किसका रेशियो है, चलें, एक्सियल स्ट्रेस लैटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बताएं दोस्तों यहां से क्या सही लग रहा है आपको, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलें बताएं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी बताना। यंग्स मॉडुलस किसका किसका रेशियो होता है। अगर आप यंग्स मॉडुलस की बात करें तो वहां होता है एक्सियल स्ट्रेस अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, वहां हो जाएगा हमारा एक्सियल स्ट्रेस अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। लेकिन अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें तो टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस, गामा क्या होता है, शियर स्ट्रेन। अब बताएं आंसर, तो सीधे सीधे हो गया क्या, सी। सीधे सीधे आंसर हो गया सी। ऑलराइट, सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों यहां से, द इलास्टिक कांस्टेंट्स ई, जी एंड के। ठीक है, बताएं। देखिए यहां पर क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन ब्रैकेट नहीं लगाया है। E is equals to 2G, sorry, E is equals to 2G 1 plus mu, E is equals to 3K 1 minus 2 mu, E is equals to 9 kg upon 3K plus G। ठीक है, तो यहां से आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ये एक्चुअली आपको सारे रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं और ये बहुत क्वेश्चंस वाइडली इस पर पूछा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, वैल्यू डालो आंसर पाओ, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए। ठीक है, तो बताएं यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, E is equals to 9 kg upon 3K plus G, where K क्या है आपका, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और K क्या होता है, 1 अपॉन बीटा, वेयर बीटा इज द कंप्रेसिबिलिटी, बीटा इज द कंप्रेसिबिलिटी हो गया हमारा। और अगर एक आइडियल फ्लूइड की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द आइडियल फ्लूइड, बीटा इज 0, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेसिबिलिटी इज 0, तो बल्क मॉडुलस इज 1 अपॉन 0 विच इज इनफाइनाइट। तो याद रखें, एक आइडियल फ्लूइड का बल्क मॉडुलस कितना होता है, आइडियल फ्लूइड bulk modulus is equals to infinite, bulk modulus is infinite। ऑलराइट, तो यहां से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ। अब मैंने आपको ये भी चीज समझा चुका हूं, सच्चा स्ट्रेस सच्चाई में हो क्या रहा होता है, जब भी आप लोग अपना कोई भी लोड लगाएंगे उसके कारण, उस लोड के कारण एरिया में चेंज आएगा, एरिया चेंजेस। और कैसे चेंज होगा, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियस, हर इंस्टेंट पर अगर देखा जाए तो आपका एरिया क्या होगा, चेंज होगा। एरिया चेंज होता जाएगा तो हर वक्त आपका डायमीटर कम होता जाएगा अगर आप टेंसाइल लोडिंग लगा रहे हैं। देखिए शादी हो रही किसी की तो पटाखे फूट रहे हैं, आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहे होंगे, शादियों का सीजन आ रहा है। ठीक है, तो एरिया क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा, मतलब डायमीटर यहाँ से कम होगा और इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। फिर नेकिंग रीजन की वहां पर क्या होगा, हमारा डायमीटर सडनली एकदम डिक्रीज हो जाएगा, लेंथ सडनली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमारा फाइनली फेलियर हो जाएगा।
तो यहां से अगर आप देखें ट्रू स्ट्रेस, मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है मेरा ट्रू स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या था, लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनिशियली जितना था, और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या होता है, दिस इज लोड अपॉन द इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया ये हो गया मेरा सही। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा यहाँ पर डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें पॉइजंस रेशियो की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 से लेके हाफ, ठीक है, 0 से लेके हाफ तक हमारा पॉइजंस रेशियो वैरी कर सकता है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स का म्यू क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, जैसे -1। ऐसे मटेरियल्स जिनका पॉइजंस रेशियो नेगेटिव होता है, दे आर कॉल्ड एज ऑक्जेक्टिक मटेरियल्स। ऑक्जेक्टिक मटेरियल्स, इसमें क्या होता है, पॉइजंस रेशियो की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ऑक्जेक्टिक मटेरियल्स। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना। तो मटेरियल्स इन विच द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो इज नेगेटिव आर कॉल्ड एज ऑक्जेक्टिक मटेरियल्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताएं, रबर होगा, कॉपर होगा, स्टील होगा या कंक्रीट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो अगर हम बात करें लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सब पर लोड लगा दो, रबर पे भी उतना ही लोड लगाओ, कॉपर पे भी लगाओ, स्टील और कंक्रीट। भाई कॉपर, स्टील और कंक्रीट तो इतना ज्यादा इलोंगेट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इसमें इतना ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन नहीं आएगा या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन रबर की बात करें, रबर तो आसानी से खिंचता जाएगा, ठीक है, तो इसके केस में हमारा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो हो जाएगा। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो is obtained in case of rubber. Correct option is option A. Next देखते हैं यहाँ पर, the deformation per unit length in the direction of force is called as deformation per unit length in the direction of force। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रही है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो गया, बताएं आंसर क्या होगा, लीनियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन। तो 21 का आंसर बहुत सीधा सा पार्ट है, देखिए स्ट्रेस तो हो नहीं सकता, स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन सी या डी में से सही होगा, तो आप लोग बताएं कमेंट करके जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सी होगा या डी। ध्यान से देखें, पर यूनिट लेंथ, फिर क्या है हमारा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। बताएं दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर, तो यहां पर आपका जितने लोग सोच रहे हैं आंसर हमारा डी होगा वो गलत सोच रहे हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब है एक लाइन में, और किसकी लाइन में, अलोंग द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां से सही ऑप्शन हो गया दोस्तों आपका क्या, ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रॉब्लम्स लगाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ आरके जैन और आरएस खुरमी सॉल्व कराओ, थ्योरी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रॉब्लम्स करेंगे। और मैं कभी भी ऐसा ये चीज को वो करता ही नहीं हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड, ठीक है, कीवर्ड है मैक्सिमम लोड। पहली बात तो मैक्सिमम लोड लगाया जा रहा है और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ऑप्शन बी तो पहले हटा दो, सी स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, बकवास है, एब्सर्ड ऑप्शन एकदम से, ठीक है। ऑप्शन देखें, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलें अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूं मैं।
बताएं दोस्तों, जल्दी थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, क्या होगा यहाँ पर सही। तो यहां से सही ऑप्शन क्या होगा? अगर कुछ लोग सोच रहे हैं ईल्ड स्ट्रेस, देखिए ईल्ड स्ट्रेस हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ईल्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है, ईल्डिंग की तो बात ही नहीं करी जा रही। ऑप्शन या तो सही होगा ए, या तो ऑप्शन सही होगा सी। ब्रेकिंग स्ट्रेस पे तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोड के करस्पॉन्डिंग अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज नथिंग बट इट इज दी अल्टीमेट स्ट्रेस। ये क्या हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो गया? 22 का ए। क्वेश्चन 22 का क्या हो गया? ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ स्टील बार फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, इफ द बार इज हीटेड इट विल डेवलप, ठीक है, इट विल डेवलप। क्या डेवलप करेगा? ऑप्शंस देखें। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, सबसे पहले देखिए स्टील की बार है, स्टील क्या है? एक मेटल है, ऑब्वियसली बात मेटल है, इसमें क्या होगा? आयरन होगा, कार्बन होगा, क्रोमियम होगा, वेनेडियम, डिफरेंट टाइप्स के अलॉइंग एलिमेंट्स भी पड़े होंगे। ये सब हम लोग एक पूरे अलग चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं, स्टील के ऊपर वो चैप्टर होगा, ठीक है। इट विल डेवलप क्या होगा? आपने क्या किया है? इसको हीट किया है। एक मेटल को जब हीट करेंगे तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऑप्शन देखें। कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, या इसमें से कुछ भी नहीं? चलें बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैसी स्ट्रेस डेवलप होगी? देखिए उसको जब हीट करेंगे तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि यहां पर उसे फिक्स कर दिया है, दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया है, तो मतलब ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो इसमें डेफिनेट सी बात है स्ट्रेस डेवलप होगी। अब आपको बताना है कैसी स्ट्रेस होगी, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव, ठीक है, आपको बताना है टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव, ठीक है, बताएं। टाइम गिवन इज 1 मिनट। आप लोग देख लीजिए ऑप्शंस को अच्छे से, फिर बताइए, कोई जल्दी नहीं है। तो जितने लोग सोच रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस, वो गलत है। यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस से कोई मतलब नहीं है, बेंडिंग तो हो ही नहीं रही है, ठीक है, बेंडिंग तो हो ही नहीं रही है यहां पे, ऑलराइट। उसके अलावा जितने लोग सोच रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस, तो देखिए आप टेंसाइल स्ट्रेस सोच रहे हैं तो किस बेसिस पे सोच रहे हैं? यहां पर हम हीट कर रहे हैं और उसे एक्सपेंशन मिल रहा है, मतलब ये एक्सपैंड हो रहा होगा, लेकिन एक्सपैंड तो कर नहीं पाएगा, तो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस पे क्या लगने लगेंगी? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सपैंड तो कर नहीं पा रहा, ये यील्ड कर नहीं पाएगा, तो यहां पर वॉल की वजह से इस पे क्या लगेगा? एक रिएक्शन लगेगा, और उसकी वजह से इस पर क्या डेवलप हो जाएंगी? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। सही ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन 24 देखें। इज ऑलवेज लेस देन, पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमेशा किससे कम होगी? मैंने आपको बताया था म्यू 0 इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन तो सादा, मतलब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 1/2 से ही हमेशा क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 0.5। यहां से सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, दैट इज 0.5। चले नेक्स्ट देखिए। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी टेंड टू इलोंगेट इट, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, देन द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इज, ये तो हम लोग ने कर ही लिया है, ठीक है, इसको फिर से करने की जरूरत है नहीं। आंसर टेंसाइल स्ट्रेसेस है हमारा, क्योंकि इलोंगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये भी कर चुके हैं, 2014 में पूछा गया है। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखें। इन अ कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी, देखिए कंपोजिट बार का क्या मतलब है? कंपोजिट बार का मतलब है दो अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके हमने एक बार बनाया। मान लीजिए एल्यूमिनियम और स्टील कर दिया, या कहते हैं हम लोग ने कॉपर और स्टील कर दिया, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, एल्यूमिनियम या कॉपर कर दिया, तो इसको क्या देते हैं? कंपोजिट बार।
ठीक है, देखिए कंपोजिट बार में हो सकता है कि आपके एक मटेरियल का अल्फा ज्यादा हो, दूसरे मटेरियल का अल्फा कम हो। अल्फा क्या होता है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसे कहते हैं अल्फा। बीटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और गामा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, दिस इज 1:2:3। ये रेशियो आप लोग याद रखें, ठीक है। तो देखें, सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ईच बार, सम ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल बार्स, सेम एज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ईच बार, डिफरेंस ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द इंडिविजुअल बार्स। तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन बताएं। कंपोजिट बार, द रिजल्टेंट स्ट्रेन, जो स्ट्रेन हमारा प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन कैसा प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, तो बताएं ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या डी, बताएं दोस्तों। टाइम गिवन इज 30 सेकेंड्स। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर आ जाएगा। तो यहां से सही ऑप्शन क्या होगा? यहां से होगा ऑप्शन हमारा ए, सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ईच बार, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेन होगी इट विल बी सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ईच बार। तो ये एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में डिटेल में, ठीक है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इन टर्म्स ऑफ जी एंड के, क्वेश्चन अभी कर चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग ये क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी बताएं। क्वेश्चन ए, बी, सी या डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन E इज इक्वल टू 9 kg/3k प्लस G। एक तो ये हमें पता ही पता है, 31 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 9 kg/3k प्लस G, सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला मॉड्यूल यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपने RS खुरमी के MCQs, और उसका पेज नंबर देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, पेज 620, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 22, ठीक है। रेलेवेंट चैप्टर्स में से यही क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 173, पेज नंबर 631 पे। तो ये सारे MCQs हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और आप लोग फॉलो करते रहिएगा दोस्तों, बहुत केयरफुली सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। दूसरे चैनल्स पर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें मटेरियल वहां पर नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट, तो वो हमारे चैनल से आके डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। यहाँ